हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजीटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 जून 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है, रिवीजन पॉइंट्स भी बताए गए हैं बहुत सारे, तो आपको एंड तक जरूर देखना है। चलिए सबसे पहले कल का क्विकली रिविजन करेंगे हम लोग। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सरकार ने न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये जांच कमेटी होगी। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ये चैंपियन बनी है, सबसे ज्यादा मेडल ला करके 69 मेडल्स टोटल इसने जीते हुए हैं, जिसमें 26 गोल्ड है। एसबीआई बैंक के द्वारा एसबीआई लाइफ, उसका जो एक यूनिट है एसबीआई लाइफ, उसके द्वारा सहारा इंडिया कंपनी का अधिग्रहण किया गया है। इसका इंश्योरेंस वाला जो डिपार्टमेंट है उसका एक्विजिशन किया गया है। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया, इसमें आईआईटी मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर रहा इस बार भी। और अभी महाराष्ट्र के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। थाईलैंड ओपन 2023 के महिला एकल का खिताब एन से यंग ने जीता है। और अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। रैंगलर का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना को बनाया गया। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं, याद रखना। इस बार अभी तक 7 हुई रेसों में 5 रेस अकेले ये जीत चुके हैं। दिग्गज हिंदी और मराठी फिल्म अभिनेत्री सुलोचना लटकर का निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिल चुका था। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में द हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो देखिए दोस्तों, द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष बन गई हैं निर्मला लक्ष्मण। निर्मला लक्ष्मण जी यहाँ पर आपको दिख रही है इमेज में। द हिंदू का ही आर्टिकल है ये, और द हिंदू ग्रुप की ही ये नई प्रेसिडेंट होंगी। निर्मला लक्ष्मण अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड। द हिंदू अखबार बहुत ही ट्रस्टेबल अखबार माना जाता है इंडिया में। खास करके आप देखो कि जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बड़े लेवल की, आईएएस हुआ, सिविल सर्विसेज या फिर सीडीएस वगैरह की हुआ, वो लोग द हिंदू के एडिटोरियल्स को बहुत ही केयरफुली पढ़ते हैं। कारण ये है कि द हिंदू अपने आप को अपग्रेड करने के लिए भी जाना जाता है। द हिंदू कुल मिलाकर के बहुत ही पुराना इंडिया का मीडिया हाउस है, और इसकी नई चेयरपर्सन निर्मला लक्ष्मण जी बनाई गई हैं। ये मालिनी पार्थसारथी की जगह लेंगी, जो इससे पहले थी। अचानक से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, एक बोर्ड मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। हालांकि उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था अगले कुछ दिनों में, लेकिन पूरा होने से पहले ही उन्होंने अपना पद ये छोड़ दिया है। द हिंदू ग्रुप की स्थापना 1878 में हुई थी। इसकी स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर ने की थी। जी सुब्रमण्यम अय्यर। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में और कई एग्जाम में पूछा गया। द हिंदू जो था ये इंटरनेट पर अपलोड होने वाला दुनिया का पहला अखबार बना था। याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है और वो भी कई एग्जाम में पूछा गया है। ओके, अब ये है नियुक्तियां। नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पिछले दिनों में आए हैं उनको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं पिछले दिनों में, बहुत सारी नई नियुक्तियां हुई हैं। तो देखो, अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के 78वें अध्यक्ष बनाए गए डेनिस फ्रांसिस। इनका नाम आप याद रखिएगा। अच्छा, आप एक काम करो ना, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि मैं यहाँ लिखूंगा नहीं। अगर लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं बोलता जाता हूँ, आप लोग नोट करते चले जाना, ठीक है? तो डेनिस फ्रांसिस जो हैं ये 78वें अध्यक्ष चुने गए हैं यूएनजीए के महासभा के। इससे पहले अभी क्वेश्चन आया था अश्वनी कुमार को यूको बैंक का, यूको बैंक एक सरकारी बैंक है, उसका एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, अश्वनी कुमार। और कर्नाटका बैंक ने श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को, श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को, मैं दोबारा नाम रिपीट करूंगा, आप नोट डाउन कर लो, जिससे इनको एमडी और सीईओ बनाया गया कर्नाटका बैंक का, श्री कृष्ण हरिहर शर्मा। आर दिनेश ये भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, आर दिनेश। क्लियर? और वहीं जयस कुमार पिल्लई को आईडीबीआई बैंक का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। उनसे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रवनीत कौर को। तो सीआईआई और सीसीआई दोनों का ही नाम आप याद रखेंगे। क्लियर है? और उनसे पहले अभी केवी विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के 2 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। एक और मैं बताऊंगा आपको, सीबीआई, सीबीआई के भी नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन? प्रवीण सूद। प्रवीण सूद को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि लॉन्च किया?
तो देखिए अभी इसे लॉन्च किया है दोस्तों शक्तिकांत दास जी ने। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के आरबीआई के ये गवर्नर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्दृष्टि लॉन्च किया है जो कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है। ओके, ये क्या होता है आइए समझते हैं। पहले आप यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख लीजिए अंतर्दृष्टि के बारे में। यहाँ पर देखो अंतर्दृष्टि से क्या होगा कि आरबीआई जो है ये अपने अपने बोर्ड के अंदर यूज करेगा इसका एज ए डैशबोर्ड। जैसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताऊं, डैशबोर्ड होता क्या है। डैशबोर्ड मतलब जहां पर आप अपना जो काम आपका चल रहा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उसको आप देख सकते हो, उसका एनालिसिस कर सकते हो और उसको वहां से कंट्रोल कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल आपको बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे जैसे आप अगर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करोगे तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होती है वो तो होती है किसके लिए, व्यूअर्स के लिए। और उसके बदले में जो क्रिएटर होता है उसके लिए एक एप्लीकेशन होता है यूट्यूब यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो। तो वो जो क्रिएटर स्टूडियो होता है ना वो होता है डैशबोर्ड। उसमें डैशबोर्ड में सारी चीजें रहती हैं, उसमें वो लोग देख सकते हैं मोटा मोटा कि क्या चल रहा है, कौन सी वीडियो कैसी परफॉर्म कर रही है, उसका एनालिटिक्स क्या है, ये सारी चीजें। तो यानी कि आरबीआई के जो इसके जो एम्प्लॉयज हैं या आरबीआई के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, ये लोग आरबीआई कैसा परफॉर्म कर रहा है इन सबको इस डैशबोर्ड के जरिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की सुविधा प्रदान इनको मिलती है। ठीक है ना। तो ये आरबीआई के आंतरिक उपयोग के लिए है। अभी तक जो भी आरबीआई के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं वो कस्टमर के लिए या आम नागरिकों के लिए, रूल रेगुलेशन या बैंकों के लिए होते हैं। क्लियर, इतना समझ में आया। अब एक चीज और, ये वित्तीय समावेशन इंडेक्स यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है ये 2021 में ही आरबीआई ने बनाया था और इसी के तहत ये डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। आरबीआई आपको अगर याद हो अभी 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया था। 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया था जिसके तहत उसने बताया था कि जितने भी बैंकें हैं वो हर एक जिले में अपने जो 100 जो 100 ऐसे अकाउंट्स हैं जो क्या कहते हैं उसे, जो क्लेम नहीं कर रहे हैं, अनक्लेम्ड जो मनी रखे हुए हैं अकाउंट में, उनको ढूंढ ढूंढ करके दिया जाए। यानी ऐसे पैसे लौटाए जाए जिन पर कोई पिछले 10 सालों से क्लेम नहीं किया है कि उनका है। ठीक है, तो उनको ढूंढ ढूंढ करके लौटाया जाए। फिलहाल आरबीआई के बारे में आप बेसिक चीजें जानते ही हो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्द्र भूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में 2 योजनाएं शुरू की हैं। एक तो इन्होंने शुरू की है मिष्टी योजना। मिष्टी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक इन्होंने शुरू की है अमृत धरोहर योजना। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक एक करके दोनों जानते हैं। पहले आप यहाँ पर देखिए आर्टिकल, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि 5 जून के अवसर पर ये चीजें हुआ। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके जल्दी से फटाक से इसकी थीम बता दो, थीम बता दो। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की इस बार की थीम क्या थी, अभी उस दिन मैंने बहुत ही फोर्सफुली आपको बताया था। कमेंट करिए सभी लोग। न्यू स्कीम लॉन्च टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वेटलैंड एंड मैंग्रोव इकोसिस्टम। मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है इसके बारे में हम एक बार बात कर चुके हैं, आज जानेंगे फिर से हम लोग। पहले इन दोनों योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। देखो तो अमृत धरोहर जो योजना है इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि मौजूद जो रामसर साइट है ना, इनका संरक्षण कैसे किया जाए। कितनी रामसर साइट है, 75 रामसर साइट है आज के टाइम पर। रामसर साइट यानी कि रामसर कन्वेंशन के तहत जो वेटलैंड साइट घोषित की जाती है वो। ठीक है, रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, आपको याद होगा 2 फरवरी को ईरान के शहर रामसर में, और इस वजह से रामसर साइट जो है वो घोषित किया जाता है। एक्चुअली में ये आर्द्र भूमियां होती हैं यानी वेटलैंड साइट्स होते हैं, और 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं इसीलिए। तो भारत में आज के टाइम पर 75 वेटलैंड्स हैं और इनका संरक्षण कैसे सुनिश्चित किया जाए इसके लिए अमृत धरोहर योजना है। ठीक, अब बात आती है मिष्टी योजना की। मिष्टी योजना के तहत दोस्तों जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है ना, मैंग्रोव वन जो है, मैंग्रोव क्षेत्र जो हैं, इनको पुनर्जीवित करने का और इनको संरक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है। मैंने आपको एक दिन याद हो बताया था कि जो सुंदरवन का डेल्टा वाला रीजन है और भीतरकनिका नेशनल पार्क वाला जो उड़ीसा में रीजन है, ये जो 2 क्षेत्र है ना, ये भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वन वाले क्षेत्र हैं, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, तो याद रखना भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव का पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहाँ पर है या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन के डेल्टा में। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में। क्लियर है। और भीतरकनिका नेशनल पार्क में ही अभी मैंग्रोव पिट्टा पक्षी देखे गए थे, मैंग्रोव
पिट्टा पक्षी देखे गए थे। ये मैग्रेव पारिस्थितिकी तंत्र बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। आजकल जियोग्राफिकल टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के आते हैं कि मैग्रेव प्रकार के वन कहाँ पर पाए जाते हैं, किस एरिया में, किस क्षेत्र में, मतलब पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो या जीके पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आज का पैटर्न क्या चल रहा है, आजकल के एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से बन रहे हैं। जब तक ये नहीं पता रहेगा तो आप पढ़ते रह जाओगे, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप अटक जाओगे, फंस जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना जरूरी है, आप प्रैक्टिस सेट भी किया करो सॉल्व, ठीक है, बीच बीच में। आगे, हाल ही में भारत ने किस साइक्लोन के लिए हाई अलर्ट जारी किया? तो देखो अभी एक और साइक्लोन उठ रहा है तेजी से, विपराजय नाम से। विपराजय जो है ये अरब सागर से उठ रहा है। अभी तक जो आप देखते थे वो कहाँ से उठता था, बंगाल की खाड़ी के साइड से उठा करता था, ठीक है ना। तो देखो अभी वाला जो है ये अरब सागर से उठ रहा है, विपराजय जो है। तो इस सीजन का, इस मौसम वर्ष का कह सकते हैं हम लोग, ये पहला ऐसा चक्रवाती तूफान है जो इस साइड से उठ रहा है, यानी अरब सागर से उठ रहा है। मोस्टली चक्रवाती तूफान यही बंगाल की खाड़ी से ही उठते हैं, ध्यान रखना। चक्रवाती तूफान बनते कैसे हैं? एक्चुअली में ये हवाओं का जो प्रेशर है, दबाव है, उसी की वजह से होता है। गर्म हवाएं जब चलती हैं और ठंडी हवाएं चलती हैं तो गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं क्योंकि हल्की होती है, ऑब्वियस सी बात है, गर्म होगा तो हल्का होगा। और जो ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे दब जाती हैं। तो जब नीचे दब जाती हैं, इधर से मान लो ठंडी चल रही है, इधर से गर्म चल रही है, तो ये घूम जाती हैं। और घूम जाती हैं तो घूमते घूमते ये अपना समुद्र का एरिया भी घुमाने लगती हैं, और यही घूमते घूमते बन जाता है चक्रवात, ठीक है ना, जिसे आप कहते हो जलेबी। आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल साइक्लोन विपराजय जो है ये शुरू हुआ है। अब देखो एक चीज और, जब ये अरब सागर के एरिया से उठा है तो किधर किन किन राज्यों के तटों से टकरा सकता है, संभावना है? तो आप इधर बताओ कि केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है और गुजरात है, ये एरिया इफेक्ट होगा। अगर यहाँ से उठता तो आप बताते हैं तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी जो है एरिया ये इफेक्टेड होते, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि किस राज्य से टकराया, ये भी पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल विपराजय जो है ये नाम दिया है बांग्लादेश ने। तूफानों के नाम कैसे दिए जाते हैं आपको बहुत बार बताया गया है, लिस्ट ऑलरेडी डिसाइडेड रहती है। 13 × 13 की लिस्ट पहले से ही पता है, सबको बताया गया है। 13 देशों ने 13 नाम ऑलरेडी दे रखे हैं। विपराजय का बंगाली अर्थ होता है खुशी, ठीक है, विपराजय, जॉय, विपराजय। तो बांग्लादेश ने नाम दिया है। अरब सागर में उठने वाला ये इस सीजन का पहला तूफान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सीक्रेट इंडियन माइम्स का विमोचन किया गया? तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है के गोपालकृष्णन ने। कथकली डांस थिएटर, यहाँ पर देखिए कथकली डांस थिएटर जो है ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक बताती है कि कैसे कथकली जो है वो डांस जो है इतना फेमस हुआ और इसका क्या महत्व है, इसका क्या उपयोगिता इतिहास रहा है, ये सब चीजें इन्होंने बताई है। कथकली आप सब जानते हो कि केरल का एक प्रमुख डांस होता है, नृत्य शैली होती है कथकली। अगर यही कथकली में आप ली हटा दो तो ये कथक हो जाता है, और ये उत्तर भारत का प्रमुख लोक नृत्य हो जाता है, ठीक है, खास करके उत्तर प्रदेश वगैरह का। तो कथक पूछा जाए तो उत्तर भारत, और अगर कथकली पूछा जाए तो केरल आप बताएंगे, ठीक है। कथकली का इतिहास काफी पुराना है, 400 साल पुराना इतिहास है। यहाँ पर देवताओं और राक्षसों की कहानियां बताई जाती हैं इसमें, इस डांस के थ्रू, ठीक है। एक चीज और जो मुझे याद आ रहा है, एग्जाम में पूछा गया था, ये पूछा गया था कि केरल में जो ये कथकली होता है इसमें किस प्रकार की कहानियों का उल्लेख किया जाता है, या कहानियों के किस रूप का उल्लेख या वर्णन किया जाता है। तो याद रखना, कहानियों के विशद रूप का वर्णन किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, विशद रूप का। और वैसे अगर इसके बारे में और अच्छे से आपको जानना है ना, तो एक मूवी है कांतारा या कंतारा कैसे करके है, तो वो मूवी आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको कथकली का इतिहास जो है वो पूरा अच्छे से जानने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। तो कुछ पुस्तकें हैं, क्योंकि ये भी पुस्तक थी, तो पिछले दिनों में जो कुछ पुस्तकें आई हैं उनका हम लोग रिवीजन करते हैं। द पावर ऑफ द थॉट, बीके शिवानी ने लिखा है। रिंग साइड, ये पुस्तक लिखा है डॉक्टर विजय डाल्टा ने। एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला ने लिखा है। गट्स एंड अमिट ब्लड बाथ, ये आदित्य भूषण की पुस्तक है।
द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉर्ड ने लिखा। सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन डॉक्टर मनोज कुमार ने। द इंडियन मेट्रोपोलिस फिरोज वरुण गांधी ने। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स कस्तूरी रे की पुस्तक है। और माई लाइफ एज ए कॉमरेड के सैलजा की पुस्तक है। क्लियर है। अच्छा साथियों, लाइक काहे नहीं करते हो भाई? लाइक कर दिया करो यार, इतने लोग देखते हो और लाइक नहीं करते हो। लास्ट में भी बोलता हूँ, लास्ट तक आप लोग रुकते नहीं हो मुझे लगता है। चलो आगे। भारत और किस देश के बीच अभ्यास एकता का छठा संस्करण शुरू हुआ? तो देखो, एकता जो अभ्यास है ये भारत और मालदीव के बीच में हुआ। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है एकता। ठीक है, तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ, यहाँ पर देखिए। और हुआ कहाँ पर? ये मालदीव में ही हुआ है, मालदीव में हुआ है। भारतीय नौसेना जो है वो मालदीव गई हुई है। और वहां पर ये 4 जून से स्टार्ट होकर के 3 जुलाई तक चलेगा। तो 3 जुलाई तक यानी कि लगभग एक महीना पूरा पूरा चलेगा ये अभ्यास एकता। इसका छठा संस्करण है। ठीक है, मालदीव कहाँ है और इसकी डिटेल्स क्या है, इसको हम लोग चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको साउथ में आना है। ठीक है, साउथ में ही आप देखोगे हिंद महासागर में ही छोटा सा छिपा हुआ देश है एक, ये रहा मालदीव, इधर ये। ठीक है, ये रहा मालदीव, बहुत ही छोटा देश है, इसको बहुत ज्यादा जूम इन करने पर ही ये दिखता है। ये रहा मालदीव। क्लियर। माले इसकी कैपिटल है। मालदीव की कैपिटल क्या होती है? माले। और यहाँ के करंट टाइम पर जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलंकी। और यहाँ की भी करेंसी होती है मालदीवियन रुपया। क्या होती है? मालदीवियन रुपया। अब पिछले दिनों में जो सैन्याभ्यास थे उनको रिकॉल कर ले। देखो, रिवीजन आपका बहुत जरूरी है और रिवीजन मैं आपका खूब भर भर के कराऊंगा, बस आपको रेगुलरिटी बना करके रखनी है। एक था जो सैन्याभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ। समुद्र शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। बुलंद भारत भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में किया, इसमें भारतीय सेनाएं ही थी। AIME आसियान भारत समुद्री अभ्यास जो है ये सिंगापुर में हुआ। ठीक है, आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच में यूके में हुआ। बालिक तान ये अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुआ। कवच भारतीय नौसेना वायुसेना और कोस्ट गार्ड ने किया। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच में होता है। सेलिनेक्स इंडिया और श्रीलंका। कोंकण ये ब्रिटिश रॉयल नेवी और इंडियन नेवी के बीच में हुआ। फ्रीडम शील्ड ये साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में हुआ। ला पैरोस ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, हिंद महासागर में हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भारत सिंगापुर में हुआ, जोधपुर राजस्थान में। यह भी पूछा गया था एग्जाम में। आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? तो देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ये सूरीनाम गई हुई हैं और सूरीनाम में इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उन्होंने इनको सम्मानित किया है अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। सर्वोच्च नागरिक सम्मान मतलब जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है, जैसे भारत में होता है भारत रत्न, ऐसे ही वहां पर ये होता है। ठीक है, पाकिस्तान में निशान ए पाकिस्तान। ओके, तो सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार है और इससे सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। अच्छा, अब मुझे याद आ रहा है कि पीएम मोदी भी तो गए थे अभी 3 देशों की यात्रा पे, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में। तो वहां पर पापुआ न्यू गिनी में उनको पापुआ न्यू गिनी और फिजी इन दोनों के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनसे सम्मानित किया गया था। किसे? पीएम नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, और यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी सम्मानित की गई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जीएस सफलता बैच 2.0 है, क्लासेस में चल रही हैं, बहुत ही डिटेल के साथ चल रही हैं। मतलब आप चलो सोचो, आप अभी जैन धर्म वहां पर चल रहा है। जैन धर्म का 3 पार्ट में पूरा का पूरा डिटेल के साथ समझाया गया है 3 क्लास में जैन धर्म। ओके, तो बहुत ही अच्छे तरीके से 16 महाजनपद और ये सब चीजें अभी चल रही हैं इतिहास में और बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। अगर आप चाहते हो लाइफ में एक बार जीएस पढ़ लें और अच्छे से ऐसा पढ़ लें कि दोबारा कभी ना पढ़ना पड़े, किसी भी एग्जाम में क्यों ना बैठो आप, तो आप एक बार इस बैच को जरूर रुख कीजिएगा। इस बैच की तरफ 18 महीनों की वैलिडिटी है। ई बुक भी आपको हर महीने फ्री दी जा रही है और सारे सब्जेक्ट इवन साइंस, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर भी आपके तैयार कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो बैच स्टार्ट है, क्लासेस चल रही हैं लाइव। आप जुड़ सकते हैं एमजीटी ऐप से और इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। FIBA 3x3 विश्व कप 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो देखो, अभी FIBA के का विश्व कप हुआ और उसमें पुरुष वर्गों को जीत लिया है। पुरुष वर्ग का जो टूर्नामेंट है उसको जीत लिया है सर्बिया ने और अमेरिका ने विमेंस वाला जीता हुआ है। विमेंस वाला ये वर्ल्ड कप जीता है, ये मेन वाला जीता हुआ है। क्लियर है। चलिए पूरा देखते हैं डिटेल में।
यहाँ पर देखिए आर्टिकल है 2023 FIBA 3x3 वर्ल्ड कप, सर्बिया डिफेंड मेंस टाइटल एज यूएसए टेक्स विमेंस क्राउन। तो यानी यूएसए विमेंस वाला जीता और सर्बिया मेंस वाला जीता। सर्बिया ने यूएसए को ही हरा करके मेंस वाला जीता है, यानी पुरुष वाला जीता है। यानी कि ये तो पाया गोल्ड मेडल और यूएसए पाया सिल्वर मेडल। ब्रॉन्ज कौन पाया? ब्रॉन्ज लातविया नाम का एक देश है, वो जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ऐसे ही अगर विमेंस वाली कैटेगरी में बात करें तो अमेरिका ने जीता गोल्ड मेडल, फ्रांस ने जीता सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर है ना? आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ये FIBA 3x3 वर्ल्ड कप था। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के जो सीएम हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने एशिया की, भारत की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना का शुभारंभ किया है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे लॉन्चेस एशियाज लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम इन थाने। थाने जो है एक सिटी है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र का एक जिला है, तो वहां पर इन्होंने ये स्कीम जो है शुरू किया हुआ है। और इस परियोजना का क्रियान्वयन CIDCO के द्वारा किया जाएगा, यानी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। ओके, महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये रहा महाराष्ट्र, सीएम एकनाथ शिंदे, गवर्नर रमेश बैस। और महाराष्ट्र से रिलेटेड अगर पिछले दिनों के क्वेश्चंस की हम लोग बात करें, रिवीजन करें, तो अभी आपको याद होगा महाराष्ट्र के भिवंडी में ही भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव बनाया जा रहा है। अभी कल ही हम लोगों ने बात किया, भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव बनाया जा रहा है। और अभी इन्होंने ही ये सीएम एकनाथ शिंदे ने ही नमो शेतकारी महासंगमम योजना शुरू किया था। उसके भी पहले इन्होंने अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्यानगर करने की घोषणा की थी। महाराष्ट्र के जो सीएम इन्होंने ही, महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने ही लिंग समावेशी पर्यटन नीति को भी शुरू किया था और महाराष्ट्र ने ही तो शासन लागूदारी पोर्टल भी लॉन्च किया था। क्लियर? तो इतने क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द की सही स्पेलिंग बता करके देव शाह ने नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता? तो नेशनल स्पेलिंग भी बहुत ही एक चर्चित होता है और खास करके भारतीयों में तो और ज्यादा चर्चे का विषय रहा है। होता है ना कि मतलब शर्मा जी के लड़के ने अगर 90% ला दिया तो फिर आसपास के जो पड़ोस वाले हैं तो वो एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं ना, देखो शर्मा जी के लड़के को। वही हाल यहाँ पर भी है। अमेरिका में स्पेलिंग बी का एक कंपटीशन होता है, उसमें जो सही स्पेलिंग बताता है उसे मिलता है खिताब, और वो खिताब $50,000 का होता है। ऐसा नहीं है $50,000 बहुत ज्यादा है उनके लिए इसलिए अपने बच्चों को जिताना चाहते हैं, नहीं। एक्चुअली में कंपटीशन ये है कि पिछले 10-12 सालों से भारतीय मूल के जो लड़के हैं ना, बच्चे हैं ना, वही जीत रहे हैं। अब इसको देख करके वहां पर जो भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं वो अपने बच्चों को जर्मन, स्पेनिश और सारा कुछ सिखा देते हैं, सारे कुछ प्रकार के टीचर्स ला देते हैं जिससे वो स्पेलिंग बी का खिताब जितवा पाएं। उनके कोचेज रखे जाते हैं, बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। तो ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, बड़ी हंसी आ रही थी ये तो। अब यही वाला एग्जाम्पल मुझे मिला शर्मा जी के लड़के वाला। फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं टॉपिक पर। ये इन्होंने सेमोफाइल का स्पेलिंग बताया है जो इस प्रकार से है, ठीक है। अभी आप सोचो कि मैंने ये क्यों कहा कि जर्मन और स्पेनिश टीचर रखे जाते हैं ये सब लैंग्वेज सिखाने के लिए, जिससे इंग्लिश का ये स्पेलिंग भी जीता जा सके। एक्चुअली में पिछले सालों में ये देखा गया है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वो रहते हैं जो दूसरी भाषाओं से इंग्लिश में नए वर्ड्स आए रहते हैं, उन वर्ड्स की स्पेलिंग पूछी जाती है। तो इसको लेकर के वो लोग पूरा पूरा लैंग्वेज ही सिखवा रहे हैं। फिलहाल सेमोफाइल जो है ये है और इसकी स्पेलिंग बता करके इन्होंने जीता है, ठीक है। तो 95वां इस बार का खिताब था और भारतीयों का दबदबा रहा है। पिछले 10-12 सालों से भारतीय मूल के ही बच्चे जो है वो लगातार जीत रहे हैं। तो आप भी याद कर लीजिए स्पेलिंग। $50,000 अमेरिकी डॉलर जो है इनामी राशि मिलती है। फिलहाल ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो, चुप हो जाओ भैया। तो चलिए फिलहाल हम लोग अब अगले सेगमेंट पर चलते हैं और रिवीजन करते हैं। 20 क्वेश्चन आज भी रिवीजन करेंगे हम लोग। तो अभी हाल ही में किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया गया? आइडियाज थीम रखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस वैसे 11 फरवरी को मनाया जाता है। विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 55वें स्थान पर रहा। वन फैमिली वन ID पोर्टल ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। ICC T20 महिला विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया और इसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट थीम के साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन दुबई में किया गया, UAE में। इसके अलावा अलीबाबा ने अभी पेटीएम से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच करके यहां से निकल गई है। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा।
और अभी इजराइल ने बीमारियों का पता लगाने के लिए और सुरक्षा में जहां सुधार के लिए एक स्टिफिंग नाम का रोबोट लॉन्च किया है। भारतीय गोल्फ खिलाड़ी अदिति अशोक ने केन्या लेडीज ओपन का खिताब जीता है। और राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार अभी हाल ही में डॉक्टर A.B.K. प्रसाद को दिया गया है। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। जम्मू कश्मीर में लिथियम का एक विशाल भंडारण पाया गया। क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया है। और अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का पहला मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हेलो उज्जीवन लॉन्च किया गया। और उत्तराखंड राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया बीमारी से निपटने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। अमृत पैक्स इस नाम से राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया अश्विनी वैष्णव जी ने। और अभी महारत्न कंपनी गेल जो है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने CBDT के साथ APA पर हस्ताक्षर किए और ये करने वाली पहली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन गई है। 8 ग्रैमी 3 ऑस्कर जीतने वाले मशहूर संगीतकार बर्ट बछराज का निधन हो गया है। ये अमेरिका के थे। इस हिसाब से आप लोग 440 क्वेश्चन कर लिए तैयार रिवीजन के साथ साथ। इसीलिए कहता हूँ रिवीजन जरूरी है। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 31 सदस्य देशों वाला ग्रुप जो है, सैन्य संगठन है नाटो, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1949 में की गई थी। मोढेरा गांव ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला गांव है। ये गुजरात में है। आज आपको क्या बताना है? सिक्किम निम्न में से किस भारतीय राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है? इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का मस्कट क्या है, यानी कि शुभंकर क्या है? ये दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में अब जो भी पता होगा आपको डिटेल में जरूर आंसर करना है। इसकी क्विज और PDF फ्री में दी जाती है। आप जाइए MZT ऐप पर उसका एक्सेस कीजिए। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।